अभिमन्यु एक सेकंड के लिए घबरा गया। दरअसल उसने सोचा था कि वो बाकी स्टूडेंट्स को काला जादू सिखाकर बदले में उनसे जादुई पत्थर हासिल करेगा, लेकिन उसे काल चक्र विद्यापीठ में कॉपीराइट इशू के बारे में नहीं पता था। इस तरह तो उसे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। अभिमन्यु ने तुरंत ही अपने मन में कहा, चलो ठीक है, अब मैं केवल अपने काम पर फोकस करूंगा। ध्यान करना और जादुई पत्थर हासिल करना, अब यही दो मेरे मेन टारगेट्स हैं। एक बार फिर से अभिमन्यु अपने अंदर एक नया जोश महसूस कर रहा था। उसने ये तय कर लिया था कि अब वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा और इस स्कूल से वो अपना लक्ष्य पूरा करके ही वापस आएगा। 1.5 साल बाद कालचक्र विद्यापीठ में सुबह की शुरुआत हो रही थी। ब्राउन कलर की ड्रेस में लोगों का एक ग्रुप किसी बड़े घने जंगल की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। उनके पास तलवार और धनुष जैसे कई हथियार थे, जबकि कुछ के हाथों में छोटी काली लकड़ी की छड़ी थी। उनके कपड़ों के पीछे काले क्रॉस का चिन्ह बना हुआ था, जो कालचक्र विद्यापीठ का प्रतीक चिन्ह था। उनमें से एक योद्धा ने अपनी पीठ पर एक सफेद लकड़ी का लंबा धनुष लटका रखा था और उसकी कमर से बंधी एक चांदी की क्रॉस गार्ड तलवार दूर से ही चमक रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। आखिर कौन है ये योद्धा जो उस समूह का लीडर बनकर सबसे आगे चल रहा था? ये अभिमन्यु था। अभिमन्यु लगातार अपने ग्रुप के बाकी जादूगर स्टूडेंट्स पर नजर रखे हुए था। अभिमन्यु ने देखा कि उसका एक क्लासमेट जिसका नाम अचल था, वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। अभिमन्यु ने आदेश भरे स्वर में कहा, अचल, इतना घबरा मत। हम अभी भी काल चक्र के क्षेत्र में हैं, इसलिए किसी की भी हम पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं है, बल्कि वो तो हमसे बचने की कोशिश करेंगे। तभी 20 वर्ष की अचल, जिसकी आंखें हरे रंग की थी, उसने जवाब दिया, अच्छा, पिछली बार जब मैं गश्त पर गया था तो मुझ पर चुपके से हमला हो गया था। और हाँ, मुझे अचल मत कहो, मुझे यह नाम पसंद नहीं है। अभिमन्यु ने अचल की बात सुनी और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। 1.5 साल पहले वो काल चक्र विद्यापीठ के वॉच ग्रुप में शामिल हुआ था, जिसकी सैलरी थी एक जादू का पत्थर। अभिमन्यु ने इस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया ताकि वो सैलरी पाने के साथ साथ आसपास के इलाकों से भी परिचित हो सके। असल में कालचक्र विद्यापीठ एक बंजर भूमि पर स्थित था और आसपास घने जंगल होने के कारण कई खतरनाक जानवर भी उस स्थान पर रहते थे। वो इलाका इंसानों के रहने के लिए सही नहीं था। अगर कोई वहां रहने की कोशिश भी करता तो जंगली मक्खियों का झुंड उन पर बेतरतीब हमला कर देता था। यही कारण था कि वहां बहुत कम लोग रहा करते थे। यहां तक कि बहादुर से बहादुर इंसान भी इस जंगल का नाम सुनते ही डर जाता था। दरअसल कालचक्र विद्यापीठ के गश्ती दल का मिशन उन खतरनाक जानवरों को स्कूल की परिधि के अंदर घुसने से रोकना था। पिछले 1.5 सालों में अभिमन्यु ने इस स्कूल में बहुत कुछ सीखा और एक्सपीरियंस किया। वो यहां असली जादूगरों और उच्च स्तर के जादूगर स्टूडेंट्स की लड़ाइयों को गौर से देखा करता था। ठीक वैसी ही लड़ाई जैसी उसने जहाज पर नैना और यश के बीच देखी थी। इन सभी घटनाओं से वो लगातार कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त कर रहा था। चेतावनी, सामने इंसानों को खाने वाली छिपकली है। सामने बैठे योद्धाओं में से एक ने सबको सतर्क करते हुए कहा, दोस्तों, हमें हमलों से सावधान रहना होगा। सभी योद्धा डिफेंस पोजीशन में आ जाएं। अभिमन्यु ने गंभीर आवाज में आदेश दिया, अचल, अपने धनुष का प्रयोग करो और धनु, तुम रक्षा करने में प्रवीण की सहायता करो। अपनी अपनी पोजीशन संभालो और सावधान रहो, और ध्यान रहे हथियारों का इस्तेमाल बेवजह ना होने पाए। अभिमन्यु ने आदेश देना जारी रखा। सबने अपनी पोजीशन संभाल ली और तैयार हो गए। तभी उनके सामने झाड़ी से एक विशाल छिपकली निकली। इस छिपकली की त्वचा हरे रंग की थी और इस रंग की वजह से वो पेड़ पौधों में आसानी से छिप जा रही थी। अपनी भूरी आंखों से वो उन पांचों को देख रही थी। अरे ये तो केवल एक ही छिपकली है, जल्दी से तीर निकालो, अचल ने जल्दी से कहा। नारस ग्रस,
जैसे ही अचल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक अंधेरे प्रकाश ने आकर उसके पूरे शरीर को ढक लिया। अचल ने अपनी छोटी तलवार खींची और छिपकली की ओर दौड़ा। उसने अपनी तलवार छिपकली के सिर पर घोंप दी। एक अन्य जादूगर स्टूडेंट ने अभिमन्यु की तीरों की शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई जादू किया। ऐसा करते ही तीर की नोक अजीब काली रोशनी से चमक उठी। अभिमन्यु ने छिपकली को निशाना बनाते हुए तीर चला दी। तीर बेहद तेजी से अपने शिकार की ओर आगे बढ़ चली। अभिमन्यु ने उस तीर से छिपकली की दाहिनी आंख को निशाना बनाया था। तलवार और तीर का प्रहार छिपकली के सर पर एक साथ हुआ, जिससे उसके सर के बीच एक बड़ा छेद हो गया और तीर उसकी आंख भेद गई। तुरंत ही छिपकली का खून जमीन पर बहने लगा। वो जमीन पर पड़ी छटपटाने लगी। अचल की छोटी तलवार से एक लाल लेजर निकला और जैसे ही वो छिपकली पर पड़ी, उसकी मौत हो गई। अरे वो देखो, एक और छिपकली बाहर आ गई है, जबकि यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है। प्रवीण ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। घबराओ मत प्रवीण, मैं इन छिपकलियों से खतरनाक जहर निकाल सकता हूं। मैं फिलहाल इसी पर रिसर्च कर रहा हूं। मुझे लगता है कि इनके जहर से हमें युद्ध में फायदा मिलेगा, अभिमन्यु ने कहा। अभिमन्यु की तीर पर जादू करने वाली लड़की रिद्धि ने अभिमन्यु से कहा, लगता है आज स्कूल की तरफ से हमें इनाम जरूर मिलेगा। हम में से हर एक को आज जादू का एक पत्थर मिलने वाला है और वो हम आपको दे देंगे अभिमन्यु। सही फैसला किया तुमने, प्रवीण ने कहा। दरअसल छिपकलियों से यह मुठभेड़ वॉच ग्रुप के इन मेंबर्स के लिए एक बोनस था। कुछ भी अच्छा करने पर उन्हें कालचक्र विद्यापीठ की तरफ से इनाम के तौर पर जादुई पत्थर दिए जाते थे। लेकिन इस ग्रुप के सारे मेंबर्स अपना जादुई पत्थर अभिमन्यु को दे देते थे और बदले में अभिमन्यु उन्हें कोई नई भाषा सिखाता था। यह लेन देन बहुत ही गुप्त तरीके से होता था और इसकी जानकारी स्कूल में किसी को भी नहीं थी। इसलिए अभिमन्यु जादूगरी की शिक्षिका हरलीन की नजरों से अभी तक बचा हुआ था। अभिमन्यु मुस्कुराया। वो जानता था कि जादुई पत्थर भविष्य में उसकी मदद करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को हर साल पढ़ाई के लिए ढेर सारे जादुई पत्थर और एक्स्ट्रा नंबर्स खर्च करने पड़ते थे। इसलिए अगर अभिमन्यु अच्छे खासे जादुई पत्थर इकट्ठा नहीं कर पाया तो वो पढ़ाई जारी नहीं रख पाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अभिमन्यु जादुई पत्थर कमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। छिपकलियों को निपटाने के बाद और इस मुठभेड़ के खत्म हो जाने के बाद सभी योद्धा कालचक्र विद्यापीठ वापस लौट आए। अभिमन्यु ने दोपहर तक अपनी पढ़ाई समाप्त की और अपने हॉस्टल के कमरे में लौट आया। ये एक छोटा सा कमरा था जो कि लगभग वैसा ही था जैसा अवधपुर वाले स्कूल में था, लेकिन इस कमरे में खास चीज थी। इसकी दीवार पर लगा तेल का दीपक। स्कूल वालों का कहना था कि इसका तेल कभी खत्म नहीं होता। असल में यह किसी बेहतरीन जादूगर द्वारा कमरों में लगातार रोशनी जलते रहने के लिए किया गया एक जादू था। अभिमन्यु जल्दी से अपने बिस्तर पर बैठ गया और एक छोटी सी थैली बाहर निकाली, जिसे उसने बिस्तर पर रख दिया। उसने उसमें से 5 काले क्रिस्टल्स और एक लाल छोटा मोती निकाला। बिस्तर पर रोशनी बिखरने लगी। अभिमन्यु ने मोती को हाथ पर रखा और उसे कुछ देर बस यूं ही देखता रहा। इसके बाद वो फिर से ध्यान करने लग गया। जैसा कि अभिमन्यु पहले ही स्टेज 2 का जादूगर स्टूडेंट बन चुका था, इसलिए अब वो तेजी से स्टेज 3 का जादूगर स्टूडेंट बनना चाहता था और इसके लिए वो आगे बढ़ रहा था। अभिमन्यु ने स्कूल से नई ध्यान पद्धति खरीदने के लिए पर्याप्त जादू पत्थर जमा कर लिए थे। इससे उसकी ग्रोथ बहुत आसान हो गई थी। जिस लाल मोती को उसने अभी देखा था वो उसने लाल मोती नाम के एक पक्षी से प्राप्त की थी। उसने इस मोती को उस समय हासिल किया था जब वो गश्त पर जंगल में था। ये मोती बहुत खास थी, इसे ढूंढ पाना आसान नहीं था। अभिमन्यु के लिए ये मोती ध्यान करने में काफी मददगार साबित होने वाली थी, लेकिन वो इसका केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था। दरअसल हाल के कुछ दिनों में अभिमन्यु को ध्यान लगाने में परेशानी हो रही थी, इसलिए वो मोती का उपयोग करना चाहता था। अभिमन्यु ने कुछ देर तक ध्यान लगाया और जीरो से अपने शरीर की स्थिति की जांच करने को कहा। जीरो, मुझे मेरे शरीर की स्थिति दिखाओ। अभिमन्यु सिंह, ताकत 2.91, फुर्ती 4.1, सहन शक्ति 3.5, शारीरिक स्थिति स्वस्थ। जीरो ने तुरंत सूचना दी। जीरो, क्या तुम्हारे पास मानसिक स्थिति का पर्याप्त डेटा है? अभिमन्यु ने पूछा।
जी हाँ है, जीरो ने बताया। अपनी दिमागी शक्ति से अब आप किसी भी समय जादूगरी के स्टूडेंट्स और जादूगरों की शक्ति की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभिमन्यु ने इस शक्ति को सफल बनाने के लिए बहुत सारा डेटा एकत्र किया था, क्योंकि वो अन्य जादूगर स्टूडेंट्स और जादूगरों की ताकत को मापना चाहता था। जीरो, फिलहाल तो मुझे मेरी दिमागी शक्ति दिखाओ। अभिमन्यु ने अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछा। डेटाबेस तैयार है, डेटा की तुलना हो रही है, जीरो ने सूचना दी। अभिमन्यु सिंह, मानसिक शक्ति 3.1। जीरो ने महज एक पल में नतीजा दे दिया। 3.1। जीरो, मुझे स्टेज 3 तक पहुंचने के लिए कितने अंक हासिल करने होंगे? अभिमन्यु ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। मॉडल रेडी हो रहा है, डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, डेटा इकट्ठा हो गया, मॉडल तैयार है, प्रक्रिया शुरू हुई। जीरो ने अभिमन्यु के सामने धीरे धीरे घूमने वाला हल्का नीला मानव शरीर मॉडल बनाया। अभिमन्यु ने देखा कि मॉडल के अंदर चांदी की कई रेखाएं बह रही थीं। विश्लेषण शुरू हुआ। सबसे श्रेष्ठ मॉडल मानसिक स्तर के हिसाब से 6.1 का है। आपको मंत्रों के 2 से अधिक मॉडलों को समझना होगा। आपको काले जादू की एक दवा लेनी होगी जिसकी मात्रा 500 मिलीलीटर होनी चाहिए और ये दवा किसी खास किस्म के काले शीशे से बनी होती है। सफलता दर 79.439%। जीरो ने बताया। इसके आगे आपकी दिमागी शक्ति की जानकारी इकट्ठा नहीं हो रही है। विश्लेषण जारी है। कृपया अपनी दिमागी शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान दें। जीरो ने चेतावनी दी। हाँ, मैं ये जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अभिमन्यु ने गंभीरता से सोचा। चिप बहुत उपयोगी था क्योंकि वो हासिल किए गए डेटा का विश्लेषण कर सकता था और अभिमन्यु को सही जानकारी देने के साथ साथ आगे की योजना भी सुझा सकता था। यहां तक कि चिप जरूरत की चीजों की लिस्ट भी बना सकता था और सफलता दर का कैलकुलेशन भी कर सकता था। दरअसल यह प्रक्रिया अभिमन्यु के लिए अत्यंत जरूरी थी। कालचक्र विद्यापीठ में ऐसे कई जादूगर स्टूडेंट्स थे जिनका सही जानकारी खोजने में काफी समय बर्बाद हो जाता था और इसकी वजह से उनकी ग्रोथ में रुकावट पड़ जाती थी। अगर उन्हें डेटा मिल भी जाए तो उसकी पुष्टि करने के लिए उन्हें कई बार उसकी जांच करनी पड़ती थी। ऊपर से अगर उन्होंने प्रक्रिया के दौरान कोई गलती कर दी तो उनका बहुत अधिक समय और पैसा बर्बाद हो जाता था। वो अपने फिक्स टाइम स्लॉट के अंदर अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते थे। कोई भी स्टूडेंट कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसे खुद ही अपना रास्ता ढूंढना पड़ता था। लेकिन चिप के कारण अभिमन्यु सही समय पर सारी चीजें पता कर लेता था और इस वजह से उसकी ग्रोथ धीमी नहीं पड़ती थी और उसे साथ में यह भी पता चल जाता था कि ग्रोथ धीमी होने का कारण क्या है। चिप की मदद से वो लगातार आगे बढ़ रहा था और अपना समय भी बर्बाद नहीं होने दे रहा था। अपनी वर्तमान स्थिति को जानने के बाद अभिमन्यु ने सोचा, अब पहले मुझे अपनी दिमागी शक्ति को बढ़ाकर लेवल 6 तक पहुंचाना होगा। उसके बाद मैं 2 मुख्य जादुई मॉडल खरीदूंगा। जादुई मॉडल का इस्तेमाल करने से ट्रेनिंग के दौरान मुझे अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक मॉडल की कीमत 2 जादुई पत्थर है। इन्हें तो मैं जल्दी खरीद लूंगा, मगर समस्या वो 500 मिलीलीटर वाली काले शीशे वाली दवा की है। काले शीशे की दवा किसी खास पत्थर और स्याही को मिलाकर बनाई गई थी। यह शक्ति बढ़ाने में मदद करती थी, जिससे एनर्जी लेवल को बढ़ाना आसान हो जाता था। साथ ही यह ध्यान केंद्रित करने में भी मददगार थी। लेकिन इसका इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की सहन शक्ति पर इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता था। इसका इस्तेमाल करने के बाद जादूगरों या जादूगर स्टूडेंट्स को कम से कम 2 दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दवा की वजह से उनकी सहन शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता और इस नुकसान का असर हमेशा हमेशा के लिए रहता। हालांकि ये जादुई दवाइयों में से सबसे असरदार दवाओं में से एक थी। अगर चिप ने इसका जिक्र नहीं किया होता तो अभिमन्यु के दिमाग में इसका इस्तेमाल करने की बात भी नहीं आती। अभिमन्यु ने उठने से पहले अपनी बनाई योजना पर ध्यान से विचार किया। उसने अपने धूल भरे कपड़ों से धूल झाड़ी, उस छोटी सी थैली को अपने कमर से बांधकर कमरे से बाहर निकल गया।
10 मिनट बाद अभिमन्यु एक विशाल पत्थर की दीवार के सामने खड़ा था। उसने अपना सिर ऊंचा उठाकर वहां टंगी रेट लिस्ट की जांच की। वहां खड़े समान रंग के कपड़ों में कई अन्य जादूगर स्टूडेंट्स भी सूची को घूर रहे थे। वहां करीब 30 लोग जमा थे, लेकिन किसी ने भी शोर नहीं मचाया। कुछ समय बाद कुछ स्टूडेंट्स चले गए और कुछ नए स्टूडेंट्स लाइन में आकर लग गए। अभिमन्यु ने लाइन में खड़े खड़े सोचा, मैंने प्रोफेसर तारा से मुफ्त में काले जादू का कोर्स पूरा किया और ये नेगेटिव एनर्जी वाले मंत्रों का उपयोग करने के लिए जरूरी भी था। अगर मैं अभी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मंत्रों को सीखना भी चाहूं तो उसके लिए मुझे सबसे पहले बेसिक नॉलेज का ज्ञान खरीदना होगा। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि फिलहाल मैं केवल नेगेटिव एनर्जी का उपयोग करने वाले मंत्रों का ही अभ्यास करूं, क्योंकि इसी से मेरी शक्ति को एक नई ऊर्जा मिल रही है। एक कोर्स को पूरा करने के लिए मुझे 10 से अधिक जादुई पत्थर खर्च करने होंगे। ये मेरे लिए बहुत महंगा होगा। क्या अभिमन्यु जादुई पत्थरों का सही इस्तेमाल करके नई शक्तियां हासिल कर पाएगा? क्या होगा अभिमन्यु के साथ आगे? मुझे आने वाले समय के लिए जादुई पत्थर बचा के रखने होंगे। ऐसा करने से मेरी ग्रोथ अधिक होगी और मैं और भी तेजी से आगे बढ़ पाऊंगा। आखिरकार अभिमन्यु ने अपना मन बना लिया और उसने नेगेटिव एनर्जी कोर्सेज की लिस्ट देखनी शुरू कर दी। लिस्ट में केवल 3 बेसिक नेगेटिव एनर्जी वाले जादुई मंत्र थे। पहला, जहरीला बादल, जिसमें नेगेटिव एनर्जी वाला काला जादू और उससे जुड़ी मुख्य बातें थीं। दूसरा, थकावट का हाथ, काला जादू और तांत्रिक विज्ञान से जुड़ा मंत्र। और तीसरा, स्टन स्पेल, चीजों को तोड़ने और तंत्रिका विज्ञान से जुड़ा मंत्र। अभिमन्यु ने सभी ऑप्शंस देखे और सोचने लगा कि उसे कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। मुख्य मंत्र मॉडल सबसे सरल मॉडल थे, जिन्हें ज्यादातर जादूगर स्टूडेंट्स सीख सकते थे। अच्छी भाषा मॉडल के लिए जादूगर अक्सर उन्हें गुप्त रखते थे। अलग अलग जादूगरों द्वारा एक ही मंत्र का इस्तेमाल करने पर इसके अलग अलग इफेक्ट हो सकते थे। मंत्र बोलने का समय, उसका इफेक्ट, उसकी स्पीड, उसकी दूरी, उसकी कमजोरियां और इनडायरेक्ट इंपैक्ट का इफेक्ट सभी पर अलग अलग हो सकता था। अपने सिलेक्शन को लेकर अभिमन्यु थोड़ी देर तक सोचता रहा। कौन सा खरीदना है यह तय करने में उसे थोड़ा वक्त लगा। फिर वो सामने की एक छोटी सी खिड़की की ओर गया। ठीक उसी समय जब उसके सामने वाला जादूगर स्टूडेंट अपना काम खत्म करके खिड़की से आगे बढ़ा, अभिमन्यु वहां पहुंच गया। आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं? खिड़की के अंदर से सफेद भौं वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। अभिमन्यु ने अपने जादुई पत्थर निकाले और बूढ़े आदमी को सौंप दिए। सर, ये 4 जादुई पत्थर हैं, अभिमन्यु ने कहा। ठीक है। बूढ़े ने सिर हिलाया और अभिमन्यु के हाथों से जादुई पत्थर ले लिया। उसने अभिमन्यु को चमड़े से ढकी 2 किताबें दी। अभिमन्यु किताबों पर मंत्रों के नाम देख ही रहा था कि तभी किसी ने उसका नाम बगल से पुकारा। अरे अभिमन्यु! अभिमन्यु ने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि भूरे रंग का कपड़ा पहने हुए मानस थोड़ी दूर पर खड़ा था। उसने अनिका को मानस के पीछे आते हुए देखा और पाया कि वो उसे अजीब भाव से देख रही थी। आप यहां जादुई मंत्र मॉडल के लिए आए हैं, है ना? अनिका ने पूछा। मंत्र मॉडल सीखने का मतलब था कि अभिमन्यु स्टेज 2 के जादुई स्टूडेंट के तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। हालांकि वो अभी भी लेवल 1 का जादूगर स्टूडेंट ही था। उधर अनिका और मानस सिर्फ मंत्र देखने आए थे। उन दोनों को इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अभिमन्यु दुकान से मंत्र खरीद रहा होगा। मानस के पास अभी तक जादुई मॉडल सीखने के लिए पर्याप्त दिमागी शक्ति नहीं थी। अगर उसने पर्याप्त समझ के बिना जादुई मॉडल को सीखने की कोशिश की तो उसे केवल चोट ही लगेगी। उन तीनों ने एक साथ शुरुआत की थी, फिर भी अभिमन्यु दोनों की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस बात को लेकर बानव और अनिका दोनों ही हैरान थे। हाँ, मुझे लगता है कि मैं जादुई मॉडल बनाना शुरू कर दूंगा, इसलिए मैंने 2 बेसिक मॉडल खरीदने का फैसला किया है। तुम्हारा क्या चल रहा है मानस? मुझे लगता है कि तुम भी लगभग उसी पॉइंट पर हो, है ना?
अभिमन्यु ने मानस से पूछा। अभी तक तो नहीं, मुझे और वक्त लगेगा, मानस ने जवाब दिया। दरअसल मुझे जादुई हाथ चाहिए था, लेकिन पहले मुझे एनर्जी साइकिल और फोर्स फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन सीखना होगा। मेरे पास काफी दिमागी शक्ति है, लेकिन अभिमन्यु ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बोलना बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, आप निराश मत हो ना, मन में ठान लो कि आप पूरी तरह से तैयार हो, है ना? अनिका ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा। इससे पहले कि अभिमन्यु मंत्रों को खरीद कर उनका अभ्यास करना शुरू करे, शायद अनिका जादुई मॉडल की इंपॉर्टेंस के बारे में उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मैं जानता हूं। इससे पहले कि मैं सब कुछ समझ ना जाऊं, मैं उस पर काम करना शुरू नहीं करूंगा। तुम चिंता मत करो। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। मुझे जरा भी यकीन नहीं है कि मैं स्टेज 3 तक पहुंच पाऊंगा। हम जैसे साधारण दिमागी शक्ति वाले लोगों को इसमें कम से कम 3 साल लगने वाले हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि क्या मेरे लिए जादूगर बनना संभव भी है, मानस ने कहा। अरे मानस, क्या तुम भूदेव को जानते हो? कुछ दिनों पहले ही उसका प्रमोशन हुआ है। वो अब एक जादूगर है और वो बस 16 साल का है। वो हमारी कक्षा में था, याद है? उसके परिवार के पास मंत्रों का उपयोग करने के लिए सभी जरूरी सामान मौजूद थे और उसके परिवार में उसका मार्गदर्शन करने के लिए एक जादूगर भी था। उसके पास सभी सुविधाएं थी, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक चीज है जो हम कर सकते हैं, दूसरे टैलेंटेड जादूगर स्टूडेंट से उसने बोलना जारी रखा। अच्छा, उसका परिवार जो है ना, वो यहाँ 3 सबसे श्रेष्ठ परिवारों में से एक है। पता है तुम्हें, विकसित जादुई तकनीकों का उपयोग करके उसके टैलेंट के स्तर में सुधार किया गया है और फिर वो शुरू से ही हमसे काफी मजबूत था, है ना? अनिका ने कहा। अभिमन्यु को आखिरकार पता चल ही गया कि वो इतने परेशान क्यों लग रहे थे। लेवल 2 और 3 के जादुई स्टूडेंट्स के लिए जादू के अगले स्तर तक पहुंच पाना कठिन था और ऐसा सिर्फ 50 में से कोई एक ही जादूगर स्टूडेंट कर पाता है। इसका मतलब था कि अधिकांश स्टूडेंट्स जीवन भर लेवल 3 में ही अटके रहेंगे और आखिर में या तो अपने शहर लौट जाएंगे या वे किसी दूसरे तरीके से अगर योगदान कर सकते हैं तो वहां स्कूल में बैठकर योगदान करते रहेंगे। वो सफेद भौं वाला बूढ़ा भी लेवल 3 पर ही था। लेवल 3 तक पहुंचे उसे काफी समय बीत चुका था। उसने कई बार अपनी सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुआ। इस स्कूल में कई लोगों की हालत उस वृद्ध जैसी ही थी। स्कूल में 50 से भी कम जादूगर थे, लेकिन जब से अभिमन्यु इन लोगों के पास आया था, उसने कभी भी यहाँ के प्रिंसिपल को नहीं देखा था। अभिमन्यु ने पाया कि उसके दोस्तों की हालत ठीक नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति अलग थी क्योंकि उसके पास तो चिप था। वैसे अगर उसके सफल होने के चांसेस कम भी होते तो भी वो तब तक कोशिश करता रहता जब तक उसके सफल होने के परसेंटेज बढ़ नहीं जाते। अच्छा सुनो दोस्तों, अब मुझे अपने मास्टर के पास जाना है। मैं शाम को तुम लोगों से मिलता हूं, ठीक है? जाने से पहले अभिमन्यु ने उनसे कुछ देर और बात की। ठीक है अभिमन्यु, फिर मिलते हैं। अनिका और मानस दोनों चले गए। कुछ मिनट बाद नेगेटिव ऊर्जा खोजी केंद्र में एक अंधेरे कमरे में जमीन पर कई अजीबोगरीब निशानों को उकेरा गया था और उन पर कई मुश्किल जादुई डिजाइनें खींची गई थीं। जमीन काली थी, जबकि उस पर बाकी सब कुछ चांदी का था। कमरे के बीच एक चौकोर पत्थर का चबूतरा था और एक बूढ़ी औरत अपनी बाईं आंख में घड़ी लटकाए हाथ में लाठी लिए वहां खड़ी थी। वो मंच पर बड़े ध्यान से सफेद धूल बिखेर रही थी। उस औरत के ऊपर एक छेद से पीली रोशनी की एक किरण उभरी और पूरा कमरा रोशन हो गया। अभिमन्यु दरवाजे पर ही खड़ा रहा। वो प्रोफेसर के बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा था। कमरे के अंदर एक और स्टूडेंट था। हालांकि अभिमन्यु ने उसे केवल एक बार देखा था और जो भी प्रोफेसर तारा कर रही थी उस वक्त वो बस उसी को देख रहा था। उसका पूरा ध्यान बस उसी पर था। तुम्हें क्या लगता है? उस आदमी ने हल्की आवाज में पूछा।
प्रोफेसर तारा ने अपना सिर उठाने से पहले मंच पर सारी धूल उड़ेल दी। तुम जो चाहो वो करो, ये तुम्हारी अपनी पसंद है, प्रोफेसर ने लबादे में लिपटे उस आदमी को घूरते हुए कहा। ठीक है, समझ गया, चलता हूं मां। वो स्टूडेंट झुका और वहां से चला गया। तुम यहां क्यों आए हो? प्रोफेसर तारा ने आखिरकार अभिमन्यु की तरफ देखा और पूछा। क्या तुम मेरे छात्रों में से एक हो? प्रोफेसर तारा अभिमन्यु को याद नहीं कर पा रही थी। जी हाँ प्रोफेसर तारा, मैं आपका ही स्टूडेंट हूं। मुझे पिछले साल ही स्कूल में एडमिशन मिला था, अभिमन्यु ने आगे बढ़ते हुए कहा। ओह अच्छा, आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं, फिलहाल मैं थोड़ी व्यस्त हूं, तारा ने कहा। मैडम, एक्चुअली मैं काले शीशे की दवाई के बारे में पूछना चाहता था, अभिमन्यु ने विनम्रता से कहा। काले शीशे की दवा? इसका रिजल्ट सबसे बुरा होता है बच्चे। अब ये मत कहना कि तुम उसे पीना चाहते हो। प्रोफेसर तारा हैरान लग रही थी। जी मैम, मैं इसे आजमाना चाहता हूं, अभिमन्यु ने कहा। देखो, इसे बनाना मुश्किल है और ये महंगा भी है। मेरे भंडार में एक दवा तो है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम इसके लिए पर्याप्त जादुई पत्थर इकट्ठा कर लो। यह कहकर प्रोफेसर तारा मुस्कुराने लगी। जी मैम, कितने पत्थर चाहिए होंगे? अभिमन्यु ने पूछा। 120 नॉर्मल वाले या 12 मध्य स्तर के पत्थर चाहिए होंगे, प्रोफेसर तारा ने उत्तर दिया। 120? अभिमन्यु को पहले से ही उम्मीद थी कि यह महंगा होगा, लेकिन इतना महंगा होगा इसकी उम्मीद उसने नहीं की थी। कीमत सुनकर वो हैरान हो गया। देखो बच्चे, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है जो मैं दे सकती थी, क्योंकि तुम मेरे छात्र हो, इसलिए मैंने पहले ही इस पर छूट दे दी है तुम्हें। अगर तुम दूसरे प्रोफेसर से पूछोगे तो इसकी कीमत तुम्हें कम से कम 200 बताई जाएगी। तुम ट्रेंडिंग हॉल में इसकी कीमत जाके पता कर सकते हो, उन्होंने आगे कहा। सुनो, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा समय खत्म हुआ। प्रोफेसर की आंख में लगी कांसे की पॉकेट वाली घड़ी से टिक करके आवाज आई। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली, पीछे मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। अरे यार, मेरे लिए जादुई पत्थर कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सोच अभिमन्यु, क्या हो सकता है? अभिमन्यु इस सवाल के बारे में सोचता रहा। कमरे से बाहर आते ही उसे कमरे से किसी जानवर के चिल्लाने की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। वो जल्दी से उस आवाज के पीछे भागा। इस तरह की आवाज दिन में एक बार तो जरूर आ जाती थी। अभिमन्यु ने मन में सोचा, जानवरों की आवाज। लगता है मेरी अगली परीक्षा शायद सच में बहुत भयानक होने वाली है। 1 महीने बाद अंडरग्राउंड बिजनेस हॉल पूरी तरह से खचाखच भरा था। वो भीड़ भाड़ वाली जगह थी। वहां बैठे ज्यादातर लोग पत्थर की दीवार की तरफ देख रहे थे, क्योंकि मिशन की जानकारी दीवार पर ही प्रदर्शित की गई थी और सूचना पेज पर बने चित्र अपने आप बदल रहे थे, जैसे कि कोई शो चल रहा हो। यहां अधिकांश लोगों ने भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनमें से कुछ ने काले तो कुछ ने सफेद रंग के कपड़े भी पहने हुए थे। काले वस्त्र वाले लोगों के आसपास कोई नहीं भटक रहा था। वहीं पास में खड़ा अभिमन्यु देख रहा था कि कुछ लोग सफेद कपड़े वाले जादूगरों का अभिवादन करते हुए आ जा रहे हैं। कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो कुछ मिशन सूचना पत्रों को देख रहे हैं। अरे, लेवल 3 का मिशन? ऐसा कैसे हो सकता है? एक जादूगर स्टूडेंट ऊंची आवाज में बोला और हॉल में शोर होने लगा। इस मिशन में मिलने वाला इनाम तो सबसे अच्छा है, किसी ने कहा। अरे लेकिन यह तो लेवल 3 के लिए है। छवि, अब हम क्या करेंगे? छवि एक जादूगर स्टूडेंट थी जिसके लीडर का नाम सुरजन था। कई अन्य जादूगर स्टूडेंट्स भी इसी बारे में चर्चा कर रहे थे। यहां आसपास खड़े ज्यादातर लोग अपने लीडर को लेकर चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। यहां तक कि कोने में मौजूद पुरुष जादूगर स्टूडेंट्स में से तो एक भी ऐसा नहीं था जो परेशान न लग रहा हो। अभिमन्यु के पास खड़े 2 जादूगर स्टूडेंट्स सुरजन के बारे में बात करने लगे। अरे यार, मैं तो विश्वास नहीं कर पा रहा कि ये लीडर सुरजन है। उसके पास लेवल 4 की प्रतिभा है और पिछले साल वो जादूगर भी बन गया। वो कभी यहाँ का सबसे अच्छा जादूगर स्टूडेंट हुआ करता था। तुम मिशन में शामिल होने के बारे में क्या सोचते हो?
मिशन में लोगों की संख्या पर कोई रोक टोक नहीं है, जितने चाहे उतने लोग शामिल हो सकते हैं और प्रति व्यक्ति 50 जादुई पत्थरों का इनाम है। 50 जादुई पत्थर, उनमें से एक ने कहा। 50 जादुई पत्थर? फिर तो मिशन बहुत कठिन होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रतिभागियों की कोई संख्या सीमा तय नहीं है। इसलिए इसका मतलब तो यह भी है ना कि यह मिशन हमारे जैसे युवा जादूगर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। एक और व्यक्ति ने बहुत निराश भाव से कहा। अभिमन्यु थोड़ी दूर से उनकी बातें सुन रहा था। वो जादुई दवा के लिए पर्याप्त जादुई पत्थर अर्जित करने के लिए ऐसे ही किसी मिशन के इंतजार में था। इस मिशन में तो अच्छा इनाम मिल रहा है, अभिमन्यु ने सोचा। दरअसल अभिमन्यु इसी महीने 3 आसान मिशंस पहले ही पूरा कर चुका था, जिससे उसे 30 जादुई पत्थर मिल चुके थे। हालांकि एक मिशन के दौरान वो लगभग मरते मरते बचा था। पिछले मिशन के सूचना पत्र पर लिखा था कि उस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्कूल के आसपास कुछ मरे हुए पेड़ों की जांच करना है। अभिमन्यु इसके लिए 5 लोगों के ग्रुप में शामिल हुआ था, जिनमें से 4 घायल हो गए, जबकि एक की मौत हो गई थी। हाँ, सोचा जाए तो मिशन के लिए एक अच्छा इनाम है, लेकिन जोखिम भरा है। 50 जादुई पत्थर, अभिमन्यु ने धीरे से कहा। वो जादुई पत्थरों की एक अच्छी राशि प्राप्त करने का इतना बड़ा अवसर छोड़ना नहीं चाहता था। हालांकि वो ये भी जानता था कि ये मिशन बेहद खतरनाक होने वाला है। उसने सोचा कि एक हमलावर के तौर पर वो पहले से प्लान किए गए मिशन और मिशन के दौरान बदलते हालातों में बेहतर काम कर सकता है। यहां आमतौर पर एक ग्रुप हमलावरों से बचाने में एक दूसरे की पूरी मदद करता है। यही कारण था कि अभिमन्यु पहले के कई मिशंस में बच निकला था। अब तो अभिमन्यु के पास मंत्रों से बंधे हुए तीर भी थे, जो अब और भी शक्तिशाली हो गए थे। ये जादुई तीर होने वाले नुकसान से उसे बचा सकते थे। मेरे पास तो जीरो है, जो निगरानी में मेरी सहायता करेगा, और जीरो की मदद से एक औसत जादूगर स्टूडेंट की तुलना में मैं किसी भी बड़े क्षेत्र की जांच कर पाऊंगा, और मैं आसानी से लेवल 3 के जादूगर स्टूडेंट से भी बच पाऊंगा। बस अगर वो मेरे बहुत करीब ना पहुंच जाए, अभिमन्यु ने सोचा। तभी उसने हॉल में काले वस्त्र में टहलते हुए एक सुंदर युवक को देखा, जिसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो काफी लंबा चौड़ा था और उसने अपने हाथ में उससे भी लंबा एक काला डंडा पकड़ा हुआ था। मेरा नाम सुरजन है, उसने कहा। दोस्तों, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना अभी 10 मिनट पहले नागाधिराज पर्वत के नीचे घटी है। उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और अपना सिर नीचे कर लिया। क्या अभिमन्यु इस नए मिशन को सही सलामत अंजाम देकर वापस लौट पाएगा? अभिमन्यु